चलिए, तो अब हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा या उनके टाइम पर होने वाले कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स की, और जो कुछ भी रिफॉर्म्स या कुछ भी चेंज जो एडमिनिस्ट्रेशन में आया है वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद। अब देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज है वो तो आने ही थे। उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का कारण ये था कि लगभग उस दौर में 1772-73 के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 10 लाख पाउंड का लोन लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितना लोन लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 10 लाख पाउंड, 10 लाख पाउंड का लोन लिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना, उसके ऊपर नियंत्रण करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया था, एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया था। क्योंकि ब्रिटेन की सरकार को या ब्रिटेन की गवर्नमेंट को यह डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की, भारत में या इंडिया में इतना ज़्यादा पॉलिटिकली मजबूत हो जाएगी, इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से स्ट्रांग हो जाएगी कि इस पॉलिटिकली स्ट्रांगनेस के साथ साथ वो इंडिया के वेलफेयर्स का, इंडिया की जो साधन है, भारत के जो रिसोर्सेस हैं, उनके द्वारा इतनी मजबूत बन जाएगी कि साथ साथ वो ब्रिटेन में भी पॉलिटिकली क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी, राजनीतिक रूप से स्ट्रांग हो जाएगी। कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक है, तो इंडिया में तो पॉलिटिकली मजबूत होगी ही, और साथ ही साथ इंडिया के सोर्सेस के माध्यम से ब्रिटेन में भी क्या हो जाएगी, पॉलिटिकली रूप से मजबूत हो जाएगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बात का काफी ज्यादा डर था किसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे सपोर्टिव थे, कई सारे सपोर्टर्स थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मौजूद थे, और कई सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स भी थे या अधिकारी भी थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहुंच चुके थे। और उसके पीछे का एकमात्र जो रीजन था वो इंडिया की वेलफेयर, भारत के जो संपन्नता थी, भारत के जो रिसोर्सेस थे, उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी कि वो ब्रिटेन की राजनीति में मजबूती से जा सकती थी। ठीक है, इससे डर था ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर ये कंपनी इतनी मजबूत हो जाती तो ब्रिटेन के जो आम लोग थे उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को भी खतरा था। ठीक है, गवर्नमेंट को भी खतरा था। जो बेसिक आइडियोलॉजी है वहाँ की गवर्नमेंट की, उसको भी एक हार्म था। तो वो नहीं चाहते थे कि एक कंपनी इतनी मजबूत हो कि इंडिया की भी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन जाए और साथ ही साथ ब्रिटेन में भी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि जब एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा इवेंट आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन की जरूरत पड़ जाती है, और वो 10 लाख पाउंड का लोन ले लेते हैं। कहां से? ब्रिटेन की सरकार से। ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की भूमिका या करने की कोशिश की जाती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा, और उसके लिए एक एक्ट पास किया जाता है इन 1773। दैट एक्ट इज नोन एज द रेगुलेटिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1773। तो यहां पे हम बात करें अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट के माध्यम से, या ये पहला एक कदम था, फर्स्ट स्टेप थी, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर, उसकी एक्टिविटी पर कंट्रोल किया गया था या नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इस एक्ट के अगर हम प्रोविजंस की या पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला प्रोविजन ही ये था कि ब्रिटेन के बंगाल के जो गवर्नर होंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर हैं वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल इज नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही कंट्रोल द अदर गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो उनके राजनीतिक, अगर उन्हें कोई भी निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो अथॉरिटी उन्हें किससे लेने होगी? बंगाल के गवर्नर जनरल से। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है तो इन दोनों प्रेसिडेंसियों में एक प्रकार से डिस्प्यूट होता है, क्योंकि बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो एक छोटा सा डिस्प्यूट हमें वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से बोल दिया जाता है कि दोनों प्रेसिडेंसी आप किसके एडमिनिस्ट्रेशन में, किसके कंट्रोल में होगी? बंगाल की प्रेसिडेंसी। दूसरा प्रोविजन यह होता है कि बंगाल में या कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करने की बात बोली जाती है, एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की बात बोली जाती है। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके प्राइवेट ट्रेड पर, उनके निजी व्यापार पर कंट्रोल करने की बात बोली जाती है, उनके निजी व्यापार को बंद करने की बात भी बोली जाती है। ठीक है,
चलिए, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके और भी कई प्रोविजंस थे, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैंने मुख्य मुद्दों की बात करी अब यहाँ पे, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स बन जाते हैं गवर्नर जनरल और इंडिया पहुंच जाते हैं। अब ये कुछ पावर्स, कुछ शक्तियां उनको जो है दी गई हैं, और साथ ही साथ इंडिया में जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है, ठीक है। ये काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही थी, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में ये काफी लंबे समय से चल रहा था कि किसी भी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ ना कुछ कंट्रोल हो, ठीक है। हालांकि उतनी सक्सेस नहीं मिली है, उतने अधिकार नहीं मिले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी भी इंडिया में ट्रेड करने के राइट्स हैं, मोनोपोली है, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के राइट या प्रशासन के अधिकार भी किसे मिल गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। 1773 से 72 से ही हम बोलें कि बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन करने के राइट्स या प्रशासन इन्होंने शुरू कर दिया था, और 73 में एक्ट आ गया था, ठीक है। तो भारत में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली ना हो जाए, इसीलिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की है। देखिए, कंपनी को दीवानी का उचित प्रबंध सुनिश्चित किया गया था। कंपनी को जो फाइनेंशियल मैटर थे बंगाल के, जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स थे, उन सभी को संभालने की क्या दी गई थी, अथॉरिटी दी गई थी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि कंपनी को दीवानी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का कार्य था। कंपनी का काम था कि बंगाल के जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं या रेवेन्यू रिलेटेड फंक्शंस हैं, उनको ठीक तरह से क्या करें, मैनेज करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी इतने समय से, और द्वैध शासन प्रणाली किसके समय पर चल रही थी, रॉबर्ट क्लाइव ने लेकर आए थे, ठीक है। लेकिन उसमें कई सारे करप्शन थे, कई सारे भ्रष्टाचार किया जा रहा था ऑफिसर्स के माध्यम से। तो अब इन्होंने ठीक तरह से मैनेज करने की बात करी है कि ठीक तरह से जो दीवानी यानी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं, उन्हें अच्छी तरह से क्या किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, कंपनी के कर्मचारी जो अपनी तरफ से प्राइवेट ट्रेड करते हैं, जो निजी व्यापार करते हैं, जिससे कि करप्शन या भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हो रहा है, तो इन चीजों को दूर किया जाए, निजी व्यापार और भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रेड ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द करप्शन शुड बी कंट्रोल्ड। तो ये कंट्रोल होना चाहिए, इन्हें दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात अगर हम करें तो द्वैध शासन प्रणाली, जिसके कारण इतने सारे दोष थे, इतने सारी परेशानियां डेवलप हो गई थी बंगाल में, ठीक है ना। उस द्वैध शासन प्रणाली के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो दोष आए हैं प्रशासन में, उन्हें क्या करना, दूर करना। क्योंकि आप सभी को पता है 1765 से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू हो गया था, जिसमें निजामत से संबंधित यानी प्रशासन से संबंधित सारे के सारे राइट्स बंगाल के नवाब को दिए गए थे, और बाकी के जो दीवानी अधिकार थे, फाइनेंस रिलेटेड, जो टैक्सेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे या कार्य थे, वो बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर के हाथ में थे। अब क्या होता था कि जितना महत्वपूर्ण कार्य है वो तो कंपनी के पास आ गया है, टैक्स या फाइनेंस से रिलेटेड, और बाकी सारे काम नवाब के हाथ में है, और नवाब को भी कार्य करने की उतनी अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में है, लेकिन पावर उसको नहीं दी गई थी। कंपनी के पास में सारी की सारी पावर थी, लेकिन कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी, सिर्फ प्रॉफिट को ही देख रही थी, ठीक है। तो करप्शन अपने चरम पर था द्वैध शासन प्रणाली के समय, भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हद पार कर रहा था, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर देखने को मिल रहा था, ठीक है। कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, यह भी एक लक्ष्य था, यह भी एक टारगेट था, किसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का, ठीक है। तो कंपनी के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमिकली रिफॉर्म करना, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को इंक्रीज करना या उसमें ग्रोथ लाना, यह भी एक इनका क्या था, लक्ष्य था या टारगेट था, ठीक है। तो अब आप लोग समझें कि इस दौरान 10 लाख पाउंड का जो लोन लिया है, उसके कारण उन्हें यह बोला जा रहा है कि कंपनी की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसे भी क्या करना है, सुधारना, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त भी किया गया था, किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे ही आते हैं, बंगाल से जो डुअल सिस्टम था उसको खत्म कर देते हैं और पूरा शासन अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है। और जो बंगाल के नवाब थे उन्हें फ्री कर दिया जाता है, उन्हें पेंशन दे दी जाती है। हालांकि पेंशन की जो रकम थी, पेंशन की जो राशि थी, वो धीरे धीरे इन्होंने क्या की है, कम भी कर दी है, ठीक है। इनिशियली अगर बात की जाए तो 32 लाख थी, लेकिन बाद में इन्होंने उसे कम करके कितना कर दिया था, 16 लाख या 16 लाख कर दिया था, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करते हैं। बंगाल के जो नवाब थे उन्हें पेंशन डिक्लेयर कर दी जाती है और पेंशन धीरे धीरे कम कर दी जाती है, ठीक है। 32 लाख से जो पेंशन की राशि है, पेंशन की जो प्राइस थी वो या जो वैल्यू थी, वो 16 लाख तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इनके द्वारा क्या किया कि कंपनी के कर्मचारी जो उस समय पर थे ना, वो बंगाल के नवाबों से काफी ज्यादा उपहार लिया करते थे, ठीक है ना। बंगाल के नवाबों से या बंगाल के जमींदारों से
ठीक है, और जो भी अदर इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हुआ करते थे, अदर इंपॉर्टेंट इंडियन लोग हुआ करते थे, ठीक है ना, उन लोगों से क्या करते थे, उपहार लिया करते थे। तो ये जो उपहार या जो गिफ्ट लेने की जो प्रैक्टिस किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या ऑफिसर्स, उन पर इन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है, उन पर इस तरह की एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि देखिए उस समय पर हम बात करें बंगाल में काफी ज्यादा डर हुआ करता था डकैतों का, ठीक है ना, जो रोवर्स थे उनका काफी ज्यादा डर था। और ऐसा कहा जाता था कि शाम होने के बाद अगर 8 या 9 बजे की बात करें या सिर्फ 10 बजे तक की भी बात करें तो कोई बाहर नहीं निकलता था, इतना ज्यादा डर था, इतना ज्यादा खौफ था डकैतों का। तो काफी ज्यादा डकैती या रोबरी की जाती थी। इन रोबर्स से, इन डकैतों से निपटने के लिए इन्होंने एक आरक्षी विभाग की स्थापना की थी, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक आरक्षी या एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रोवर्स, रोवर्स से प्रोटेक्शन के लिए, डकैतों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। साथ ही इन्होंने क्या किया था, एक स्वतंत्र पुलिस ऑफिसर्स की भी अपॉइंटमेंट की थी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया था, एक इंडिपेंडेंट पुलिस ऑफिसर हर एक जिले में, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि जो पुलिस की बात की जाए, पुलिस पूरा महकमे की बात की जाए तो उसका जो फाउंडर है इंडिया में वो कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक्टिविटी धीरे धीरे शुरू कर दी थी वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो करेंगे उसमें और ज्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश कौन करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए मैंने कहा 3 महत्वपूर्ण लोगों के नाम ध्यान रखना। इनिशियली जब हम गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करते हैं, 1857 के पहले की बात करते हैं, तो 3 लोग जो शुरू में आते हैं, सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग्स और तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसके बाद नाम आता है बेलेजली का, और फिर आप लोगों को पता है 1857 तक जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे विलियम बेंटिक की बात कर लें, लॉर्ड कैनिंग की बात कर लें, डलहौजी की बात करें, इन सभी के ऊपर से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक की बात मैंने करी कि इन्होंने एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक इंडिपेंडेंट पुलिस ऑफिसर की अपॉइंट किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में, प्रत्येक जिले में एक इंडिपेंडेंट पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ हर डकैतों को खत्म करने के लिए एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एक आरक्षी विभाग की स्थापना की गई। अब अगर हम इनके रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो इन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था, जो रेवेन्यू या राजस्व का जो प्रणाली इन्होंने शुरू की थी, उसे कहा जाता था 5 ईयर सेटलमेंट, ठीक है। 5 ईयर सेटलमेंट, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर इन्होंने बाद में 1777 तक ये चला था 5 ईयर सेटलमेंट, फिर ये सक्सेस नहीं हो पाया, फिर इन्होंने लेकर आए थे 1 ईयर सेटलमेंट, 1 वर्ष की प्रणाली, 1 ईयर, एक वर्षीय बंदोबस्त। पहले 5 वर्षीय बंदोबस्त था, फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त किया गया। अब ये कैसा था इसको समझते। देखिए जो 5 ईयर सेटलमेंट हो या 1 ईयर सेटलमेंट, 1 ईयर सेटलमेंट हो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये था कि इन्होंने क्या किया, जमीन जो हुआ करते थे, लैंड जो हुआ करते थे, उनकी बोलियां लगाई, ठीक है, उन पर बोलियां लगवाई, किससे? आम लोगों से, या हम बोल सकते हैं जमींदारों से। तो जो भी व्यक्ति, जो भी जमींदार बनना चाहता है वो उसके लिए बोली लगाई जा रही है। अब जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसे उस लैंड की, उस पर्टिकुलर एरिया की क्या दे दी जाएगी, जमींदारी दे दी जाएगी, ठीक है। अब वो व्यक्ति 5 साल में जो उसने बोली लगाई है उतना रेवेन्यू जो है, उतना रेवेन्यू इकट्ठा करके किसको देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, ठीक है ना। तो जो जितनी बोली लगाएगा उसे उतनी उस जमीन का क्या बना दिया जाएगा? जमींदार बना दिया जाएगा, और उसे उतने समय में उतना जो इनकम उसने, उतनी जो बोली लगाई है, उतना रेवेन्यू किसे देना है? गवर्नमेंट को देना है। हालांकि इसमें से 1% जो है वो खुद अपने पास रख लेगा, अपनी इनकम के लिए, अपने इनकम के लिए, अपनी आय के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें दोष ये था कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बोली लगाई जाती थी, अलग अलग लैंड एरिया के लिए। साथ ही साथ क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे कि पहले तो काफी ज्यादा बोली लगा लेते थे, लेकिन फिर जब पेमेंट करने की बारी आती थी, जब रेवेन्यू देने की बारी आती थी, तो उतना ये पे नहीं कर पाते थे, उतनी ये अर्न नहीं कर पाते थे जमीन से, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू पर इंपैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। इन्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, एक निश्चित राशि में राजस्व नहीं प्राप्त हो पा रहा था, ठीक है। किसी जगह से कुछ, किसी जगह से कुछ, और जो बोला गया था उससे कम मिलता था, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम थी। कई बार क्या होता था कि जमींदार पूरा नहीं कर पाते थे तो फिर जमींदार को पेनाल्टी लगाई जाती थी और जमीनें जो है किसी दूसरे को दी जाती थी, वो भी बोली के आधार पर। तो ये जो बिडिंग वाली प्रोसीजर थी, बोली लगाने वाली प्रोसीजर थी, जो जिसको हम बोलते 5 ईयर सेटलमेंट, बाद में इन्होंने क्या लेकर आए 1 ईयर सेटलमेंट। लेकिन ये दोनों सेटलमेंट ही क्या रहे, अनसक्सेसफुल रहे, असफल रहे, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था और जितना अमाउंट ये सोचते थे उतना भी नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट या फिक्स रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो ये पर ध्यान रखना है हमें कि इन्होंने कौन सा सेटलमेंट शुरू किया था, बंगाल में, बिहार में 5 ईयर, और फिर लेकर आए थे कौन सा 1 ईयर सेटलमेंट। ठीक है, इन्होंने कलेक्टरों की अपॉइंटमेंट की थी, टैक्स कलेक्टरों की। ठीक है, इन्होंने टैक्स कलेक्टरों की अपॉइंटमेंट की है, जिन्हें किनके स्थानों पर, तो आलमों की जगह पर क्या की है, टैक्स कलेक्टरों की अपॉइंटमेंट की। ठीक है, तो कलेक्टर की पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। राजस्व की जो प्रणाली इन्होंने शुरू की थी उसमें अगर देखा जाए तो उसका उद्देश्य राजस्व का उचित तरीके से प्रबंधन करना था, उचित तरीके से प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, हम इसकी बात कर रहे हैं 5 ईयर सेटलमेंट और 1 ईयर सेटलमेंट की, तो इसका टारगेट ये था कि ठीक तरह से हमें रेवेन्यू क्या हो सके, प्राप्त हो सके, रेवेन्यू कलेक्शन ठीक तरह से हो सके। लेकिन इस सिस्टम में फार्मर्स की जो कंडीशन थी काफी ज्यादा दयनीय होने लगी थी, काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे किसान, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जमींदार तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहा है, उस जमीन पर खेती करने वाला जो किसान है वो अपनी मेहनत से उपज करता है और उस उपज को कौन रखता है, जमींदार, और जमींदार फिर उसको क्या करता है, गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फार्मर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था, या फार्मर्स के पास काफी नॉमिनल जो है रेवेन्यू मिल पाता था, अमाउंट मिलता था अपनी मेहनत का। ठीक है, क्योंकि जमींदार को डर था कि उसने जितनी बोली लगाई है उतना पैसा उसे किसे देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है, अदरवाइज उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी, उसकी जो जमींदारी है वो छिन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो फार्मर्स से इतना ज्यादा रेवेन्यू वसूलता था, इतना ज्यादा टैक्स वसूलता था, और फिर अपना हिस्सा लेकर वो किसे देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो फार्मर्स की जो स्थिति थी, किसानों की जो स्थिति थी, वो काफी ज्यादा दयनीय थी, काफी ज्यादा बुरी थी। ठीक है, अब हम बात करें कि इन्होंने और क्या रिफॉर्म्स किए हैं और क्या सुधार किए हैं। तो देखिए, उस समय पर जो दस्तक की प्रणाली थी ना, जो दस्तक सिस्टम चला करता था, जिसके द्वारा टैक्स देने से कंपनी बच जाती थी, ठीक है, बंगाल के रूलर्स को, बंगाल के नवाबों को, और उसी दस्तक के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, वो भी क्या करते थे, अपना निजी व्यापार या ट्रेड कर लिया करते थे उसकी आड़ में बिना टैक्स दिए। तो इन्होंने क्या किया, उस दस्तक की प्रणाली को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स दे ही नहीं रही है, क्योंकि बंगाल की जो पूरी अथॉरिटी है, बंगाल का जो पूरा शासन है, वो सब उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो इन्होंने दस्तक को क्या कर दिया है, दस्तक की व्यवस्था को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और सभी से टैक्स कलेक्ट करने की बात कही। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सभी मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर ऑफिसर हैं या फिर कोई भी दूसरे हैं, तो सभी से क्या किया जाएगा, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। दस्तक की प्रणाली इन्होंने क्या कर दी थी, खत्म कर दी। ठीक है, दस्तक सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 जगहों पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो टोल थे उनको स्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो 5 टोल्स इन्होंने स्टेब्लिश किए थे जहां से ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे, या उन्हें ज्यादा अच्छे से हम बोलेंगे कि चुंगियां लगाई थी। 5 चुंगियां इन्होंने लगाई थी, केलकटा में, पटना में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और हुगली में। तो इन 5 शहरों से ही टैक्स वसूला जाता था, 5 शहरों से ही राजस्व वसूला जाता था। किससे, व्यापारियों से। ठीक है, जो भी ट्रेड करते थे उनसे 5 जगहों से टैक्स वसूला जाता था, कलकत्ता, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद और हुगली। ठीक है, इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने तंबाकू हो गया है, नमक, सुपारी हो गया है, इसके अतिरिक्त जितनी भी व्यापारिक वस्तुएं थी, इनके अलावा जितनी भी व्यापारिक वस्तुएं थी, उन पर चुंगी में 2.5% की या 2.5% की क्या दी थी, छूट दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग कि नमक, तंबाकू और सुपारी के अलावा जो भी वस्तुएं थी, जो भी व्यापारिक वस्तुएं थी, उन पर चुंगी में 2.5% की क्या मिलती थी, छूट मिलती थी। सिर्फ किन पर नहीं मिलती थी छूट, तो नमक, तंबाकू और सुपारी। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी व्यापारिक वस्तुओं पर इन्होंने 2.5% की क्या दे रखी थी, छूट दे रखी थी। ठीक है, नमक, तंबाकू और सुपारी को छोड़कर इन्होंने भूटान, तिब्बत और चीन, मिस्र जैसे देशों में भी अपने जो ट्रेड कमीशंस थे, जो व्यापारिक के जो मिशन थे, कैंपेन थे, उन्हें क्या किया था, भेजा था। ठीक है,
अगर हम इनके जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, न्यायिक सुधारों की बात करें, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिफॉर्म्स इन्होंने जुडिशरी के सेक्टर में, न्यायपालिका के क्षेत्र में किए थे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कुछ जुडिशियल रिफॉर्म की, इट मीन्स अदालत से या न्यायपालिका से संबंधित जो रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं, जो सुधार इन्होंने किए हैं, अगर उनकी बात करें। हालांकि ये जो भी रिफॉर्म्स करते हैं, इन रिफॉर्म्स को ज़्यादा सही तरह से अगर देखा जाए तो मैनेज करने का काम किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स हालांकि शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिफॉर्म्स की इन द सेक्टर ऑफ जुडिशियल, ठीक है, जुडिशरी के सेक्टर में, न्यायपालिका के क्षेत्र में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि उस समय पर जमींदारों के पास सारे मुकदमे सुनने के क्या थे, राइट्स थे, जमींदारों के पास सारे मुकदमे सुनने के अधिकार थे, ठीक है। तो जो साधारण मुकदमे हुआ करते थे, जो नॉर्मल केसेस हुआ करते थे, वो सारे काम किसके हाथ में बचे थे, अब जमींदारों के हाथ में, ठीक है। पहले क्या होता था कि जमींदार ही पुलिस का भी काम करते थे, जमींदार ही जुडिशरी का काम भी संभालते थे। तो ये धीरे धीरे से अब इनके राइट्स को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब जो जमींदार हैं, अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो सिर्फ आम मामले, सिर्फ नॉर्मल केसेस को ही क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जमींदारों के पास केवल साधारण मुकदमे या साधारण केस सुनने के अधिकार ही रहने दिए हैं। और जबकि कॉर्नवालिस जब शासन में आते हैं तो कॉर्नवालिस जमींदारों से ये जो केस सुनने के, ये जो मुकदमे सुनने के राइट्स से पूरी तरह से छीन लेते हैं और वो एक हिरार्की बनाते हैं, वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो अदालतें हैं उनका निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात करें तो कलेक्टर के अधीन अब जो दीवानी अदालतें हैं, ठीक है, जो दीवानी अदालतें हैं वो किसके अधीन आ गई है, कलेक्टर के अधीन। और गवर्नर जनरल के अधीन कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। तो अब जो कलेक्टर है वो किन मामलों के अदालत को संभालेगा, तो कलेक्टर संभालेगा दीवानी अदालत। दीवानी मतलब समझते हैं ना, दीवानी मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो मामले हैं या सिविल कोर्ट जो है उनके सारे मामले संभालने का अधिकार किसको हो गया है, कलेक्टर को हो गया है। और गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल क्या करेगा, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन जो सबसे हायर दीवानी कोर्ट है, सबसे उच्चतम जो दीवानी अदालत है, जिसको सदर दीवानी अदालत कहा जाएगा, ठीक है। तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई है कहां पर, कलकत्ता में, कलकत्ता में। और वो किसके कंट्रोल में, या उसके सबसे बड़े जज कौन होंगे, तो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, ठीक है। काजी और मुफ्ती के अधीन सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। अब सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत, ये दो सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं, दो बड़े बड़े न्यायालय हो गए हैं, एक सदर दीवानी और दूसरा सदर निजामत। दीवानी का काम है सिविल मामले सुनने का, जो सिविल केसेस हैं वो दीवानी अदालत में सुने जाएंगे, या सदर दीवानी जो सबसे बड़ी कोर्ट हो जाएगी। और सदर निजामत जो है वो फौजदारी मामले या जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सुनने का राइट किसको होता है, फौजदारी या निजामती अदालत को। तो सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई है कलकत्ता में और सदर दीवानी अदालत की स्थापना भी की गई है कलकत्ता में, ठीक है। सदर दीवानी अदालत के हेड कौन होंगे, तो वो गवर्नर जनरल होंगे। सदर निजामत अदालत के जो हेड होंगे या वो किसके अधीन होगी, तो उसमें आंसर आपको मिल जाएगा मुफ्ती और काजी। जो काजी और जो मुफ्ती हैं उनके कंट्रोल में या उनके अधीन रखी गई है निजामती अदालत, जो रिलेटेड होगी क्रिमिनल केसेस से या फौजदारी मामलों से, ठीक है। बंगाल का नवाब अब भी निजामत अदालतों का प्रमुख था, ठीक है। अब ये जो निजामत अदालतें हैं इसका हेड अगर बात की जाए, ठीक है, काजी और मुफ्ती के अधीन तो हैं जो निर्णय लेते हैं, लेकिन सबसे सुप्रीम अगर बात की जाए अथॉरिटी तो अभी भी कौन था, बंगाल का नवाब था, ठीक है। 1773 की बात कर रहे हैं बंगाल में, तो बंगाल में अभी भी निजामत अदालतों का जो प्रमुख था, उसकी जो अथॉरिटी थी वो किसके हाथ में थी, बंगाल के नवाब के हाथ में थी, ठीक है। लेकिन बंगाल का नवाब निजामत अदालतों को मृत्युदंड देने के अधिकार नहीं देता था, ठीक है। मृत्युदंड देने के अधिकार अगर बात की जाए तो गवर्नर जनरल से परमिशन लेने के बाद ही दी जा सकती थी, ठीक है। तो निजामत अदालत किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता था, सुप्रीम जो पेनाल्टी है, जो सुप्रीम सजा है वो नहीं दी जा सकती थी निजामत अदालत के द्वारा। लेकिन अगर उन्हें देना है तो पहले परमिशन किससे लेना होगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। बंगाल की गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना ये नहीं कर सकते थे मृत्युदंड, ठीक है। न्याय निर्णय हेतु, ठीक है, जुडिशियल डिसीजन लेने हेतु क्या किया जाता था, हिंदू और मुस्लिम धर्म के
हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुसार डिसीजन लिया जाता था न्याय का जो निर्णय था वो हिंदू और मुसलमानों के धर्म के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग ही किया जाता था। ठीक है, हिंदुओं के लिए इन्होंने हिंदू पेनल कोड या हिंदू दंड संहिता का भी क्या कराया था, निर्माण कराया था, हिंदू कानून संहिता के निर्माण कराया था और उसी के अकॉर्डिंगली हिंदुओं के जो निर्णय थे या जो न्याय था वो किया जाता था हिंदुओं का। ठीक है, तो हिंदुओं के लिए क्या किया गया था, हिंदू पेनल कोड बनाया गया था, हिंदू दंड संहिता। अगर बात की जाए सबसे प्राचीन जो दंड संहिता है वो हिंदू दंड संहिता ही है, जिसकी रचना करी थी मनु के द्वारा, जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था मनुस्मृति के बारे में, जिसे सबसे ओल्डेस्ट हम पेनल कोड बोलते हैं, सबसे प्राचीन दंड संहिता के रूप में जानते हैं, सबसे प्राचीन कानून संहिता के रूप में जानते हैं, जिसमें हिंदुओं के कानून या हिंदुओं की दंड संहिता बताई गई है, जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, शुंग डायनेस्टी के समय पर की गई थी मनु नामक एक विद्वान के द्वारा। ठीक है, एक ब्राह्मण के द्वारा। अब बात की जाए वॉरेन हेस्टिंग्स पर, तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में रिटायर हो जाते हैं या वो अपना रेजिग्नेशन देकर कहाँ चले जाते हैं, अपने देश पहुंच जाते हैं। लेकिन 1787 में ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इन पर इम्पीचमेंट का केस चलाया जाता है, महाभियोग का केस चलाया जाता है। ठीक है, और इस इम्पीचमेंट के केस का जो बेसिक रीजन था, जो बेसिक कारण था, वो अवध की जो बेगमें थी, अवध की जो बेगमों का जो फंड था, जो ट्रेजरी थी, उसका एक मामला इनके ऊपर चला था। इसके अलावा नंद कुमार जो एक रेवेन्यू कलेक्टर थे बंगाल के, उनको क्या किया गया था, उनको मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि नंद कुमार को जो मृत्युदंड दिया गया था ये पहला मृत्युदंड था और इस मामले में भी इनके ऊपर इंपीचमेंट किया गया है। ठीक है, रुहेलखंड में जो युद्ध हुआ है, जो वॉर ऑफ रुहेलखंड था, ठीक है, वॉर ऑफ रुहेलखंड की अगर बात की जाए तो उस समय पर जो रुहेलखंड पर हमला किया था वो किया था किसने, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, तो शुजाउद्दौला के द्वारा या अवध के नवाब के द्वारा जो अटैक हुआ था रुहेलखंड में, और जो रुहेलखंड युद्ध हुआ है, इस मुद्दे पर लेकर या इन पर्टिकुलर रीजन के कारण, इन पर्टिकुलर कॉजेस के कारण इनके ऊपर इंपीचमेंट या महाभियोग का केस चलाया गया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है किन दो गवर्नरों के ऊपर या गवर्नर जनरलों के ऊपर इंपीचमेंट का केस चला है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहला नाम आता है किसका, रॉबर्ट क्लाइव का, और जो दूसरा नाम आता है वो किसका आता है, वो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, हालांकि दोनों ही लोग क्या हो गए थे, बरी हो गए थे, फ्री हो गए थे। ठीक है, तो अंत में ये भी क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इस तरह से हमने बात कर ली है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ओवरऑल अगर बात की जाए 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं। इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए 5 ईयर सेटलमेंट, 1 ईयर सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा देखिए वो जो सिस्टम थे वो फेल हो गए, उसमें किसानों को काफी ज्यादा नुकसान था, किसानों को काफी ज्यादा दयनीय स्थिति उसके कारण हो गई थी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो अब इनके पूरे शासनकाल में अगर देखा जाए तो एक चीज जो है, युद्ध वगैरह जो हमने देखे हैं इन्हीं के टाइम पर जो युद्ध होते हैं, एंग्लो मराठा वॉर हुआ है उस समय पर 1775 से 82 के बीच में। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है 1782-84 के बीच में। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो इनके टाइम पर हुए हैं, वो ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया है, किसके टाइम पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, किसके टाइम पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। ठीक है, किसने 5 ईयर सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, किसने 1 ईयर सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, किसने जुडिशरी के सेक्टर में रिफॉर्म्स करे थे, किसने न्यायपालिका के क्षेत्र में सुधार किए थे या रिफॉर्म्स करना स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर से। वॉरेन हेस्टिंग को भी साथ ही कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव के बाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो गवर्नर जनरल हमारा होगा वो होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब बात की जाएगी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर।